गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। बीए सेकेंड ईयर वाले विद्यार्थी जो कि अपने पेपर भाषा और संस्कृति का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनका 8 मई को पेपर होने वाला है। ये पेपर हम आज डिस्कस करेंगे, भाषा और संस्कृति वाला बीकॉम, बीबीए और बीसीए, जिनका ये भाषा और संस्कृति का पेपर हो चुका है। ये लेटेस्ट पेपर है जो कि 2026 में एग्ज़ाम अभी विक्रम यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाई है, उसका ही मैं लेटेस्ट पेपर आपको बताने जा रहा हूँ। जिसके पार्ट ए पे हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी भाषा और संस्कृति की। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या क्या आपने को उपयोग करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, आप निर्देश अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि इस निर्देश में आपको इनकरेक्ट, गलत और सही कैसे, सही पे ओएमआर शीट में कैसे भरना है, ठीक है। तो ये पार्ट ए जो है आपका पहला आएगा आपका 50 नंबर का, ठीक है। तो चलिए आइए हम आज के पार्ट ए के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, इसमें हम आते हैं। अब आज देखिए, ये जो 2026 लैंग्वेज एंड कल्चर का लेटेस्ट पेपर है और उसके जो क्वेश्चन आंसर मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें पहला पेपर क्या कह रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपकी गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं। तो गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द क्या है, ये देखिए आप इसमें, ये देखिए गीता के आरंभिक श्लोक शब्द हैं धर्मेक्ष कुरुक्षेत्र, ये वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं गीता में कुल अध्याय कितने हैं। तो गीता में कुल अध्याय हमारे 18 हैं, ठीक है। कितने अध्याय हैं दोस्तों? 18 अध्याय, ठीक है। तो ये 18 अध्याय हमारे गीता में हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद हम आते हैं गीता के सर्वमान्य श्लोकों की संख्या कितनी है। तो गीता के सर्वमान्य श्लोकों की संख्या 700 है, 710 है, 800 है, 810 है। तो ठीक है, तो इसमें भी हम ये लगा लेंगे, इसका है 700, ठीक है। चलिए एक बार और फिर हम शुरू से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम कि गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द क्या है। तो गीता के आरंभिक श्लोक का पहला है धर्मेक्ष कुरुक्षेत्र, ठीक है। गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। तो जल्दी जल्दी हम इसको अपने डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अगर मैं आप सारे ऑप्शन पढ़ूंगा तो आपके लिए ये जो पार्ट है बहुत बड़ा हो जाएगा। गीता में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। तो गीता में कुल 18 अध्यायों की संख्या है, ठीक है। अब इसमें आगे दे रखा है कि गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या कितनी है। तो गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या ये जो है अपने 700 है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं हम इसमें अपना आगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, गीता ग्रंथ में संवाद किसका है। गीता ग्रंथ में कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, ठीक है। तो इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं अपना जागो फिर एक बार कविता के रचयिता कौन है। तो जागो एक बार फिर कविता के रचयिता हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और उपरोक्त कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो जैसे कि जागो फिर एक बार कविता के रचयिता है और ये किस काव्य से संकलित है, इसी से रिलेटेड ये छठा प्रश्न है हमारा। तो ये परिमल से संकलित है। आप चाहे तो इसको गूगल पे, या आप चाहे तो चैट जीपीटी पे, आप चाहे तो फिर इसको अपना जेमिनी पे भी डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। 100% आंसर यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन प्रश्न नंबर 7 पे। 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊं, यह कथन किसका है। यह कथन गुरु के 10 सिक्कों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी का यह कथन है। गुरु गोविंद सिंह जी का ये कथन है। इसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान ली जाए कि सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, ठीक है। और सिक्कों के 10वें छठे गुरु कौन थे, तो तेग बहादुर थे, ठीक है। तो ये याद आपको रखने वाली बात है। तो अपना इसका आंसर अभी हम लगा देंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, जिनका कथन था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तब जाके गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, ठीक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप देखेंगे। अगले प्रश्न में लिख रखा है कि दोपहर के भोजन की कहानी के लेखक कौन है। तो दोपहर के भोजन के कहानी के लेखक थे हमारी, जो दोपहर का भोजन था उसकी कहानी के लेखक हमारे, जो दोपहर का भोजन था उसकी कहानी के लेखक हमारे अमरकांत है, ठीक है। कौन है? अमरकांत, ठीक है। तो आपको अमरकांत पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये अमरकांत जी जो है हमारे दोपहर के भोजन के जो है वो हमारे लेखक हैं, ठीक है। ये दोपहर के भोजन के लेखक हमारे अमरकांत है, ठीक है। दोपहर के भोजन कहानी में किस वर्ष प्रकाशित हुई। दोपहर के भोजन की जो कहानी है वो पहली बार पत्रिका कहानी में प्रकाशित हुई थी 1955 और 1956, यानी 1955 से 1956 के बीच में ये प्रकाशित हुई थी। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, एक बार आप इसको रीड ज़रूर करिएगा। दोपहर का भोजन, जिसमें एक बेहतरीन तरीके से सिद्धेश्वरी का मुख्य पात्र बनाया गया है। तो इस चीज़ को आप जरूर करिएगा, क्योंकि मैं भी एक बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो और मैं भी
भी इसको अच्छे तरह से रीड करता हूँ, तो आप भी रीड करिए, आपको सारे क्वेश्चन बहुत ईजी थे और ईजी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे अभी चर्चा कर रहे थे हम, और इसी बारे में अगला 11वां प्रश्न आ ही गया कि उपरोक्त कहानी का मुख्य पात्र क्या है। तो जो दोपहर का भोजन है, जो रमाकांत की कहानी है, जो अमरकांत की जो कहानी है, उनमें जो प्रमुख जो पात्र है वो सिद्धेश्वरी का है। सिद्धेश्वरी जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें आप उनके पात्र को दर्शाया गया है। सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था? सिद्धेश्वरी को अपने घर से, दोपहर की धूप से, अपने पति से या अपने बेटों से? तो सिद्धेश्वरी को अपने बेटों से हमेशा थोड़ा सा डर लगा रहता था। डर वो उस टाइप का डर नहीं जो आप समझ रहे हो, एक जो अपनी भावनाओं का डर, वो उस टाइप का उनको डर लगा रहता था। ठीक है, चलिए बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछे हैं विक्रम यूनिवर्सिटी ने, बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे हैं और आप भी इसकी तैयारी कर सकते हो। जैसे अब देखिए अगला प्रश्न 13वां, गिल्लू किस रचना का गद्य संकलन है? अगर प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने भाषा और संस्कृति थोड़ा सा भी पढ़ा है और आप थोड़े से भी पढ़ के जाएंगे तो बहुत ही इजी तरीके से आप देंगे। देखिए गिल्लू की किस रचना का गद्य है? गिल्लू जो है वो महादेवी वर्मा का है और उन्होंने वात्सल्य और करुणा रस और जो मतलब वात्सल्य, करुणा रस और प्रेम रस से भरपूर एक इस कहानी को मतलब संजोया है। बहुत ही बेहतरीन कहानी है गिल्लू की। और गिल्लू नाम की गिलहरी रहती है, वो किस तरह से अपना जीवन उनके साथ व्यतीत करती है, उसका सचित्र चित्रण इन्होंने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिल्लू का प्रिय भोजन क्या था? तो ठीक है, गिल्लू, अगर आप कहानी पढ़ेंगे जो महादेवी वर्मा की रचना है, गद्य रचना है, तो उसमें गिल्लू का बताया गया है कि गिल्लू का प्रिय भोजन काजू था। ठीक है, तो अगला प्रश्न हम आगे बढ़ेंगे, इससे पहले हम आपको बता दूं कि गिलहरी की जीवन की अवधि कितनी होती है। देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा है, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी नॉलेज हो, कभी पढ़ा हो, तो गिल्लू की अवधि 2 वर्ष की होती है। गिलहरी की जो अवधियाँ होती हैं वो 2 वर्ष की होती है। ठीक है, गिल्लू ने अंतिम समय में लेखिका के किस अंक को पकड़ा? यानी जो गिलहरी का जो छोटा बच्चा था वो धीरे धीरे बड़ा हुआ, उसकी 2 साल की अवधि पूरी हो गई और अंतिम समय में जब गिल्लू मरने की स्थिति में आया तो उसने लेखिका यानी महादेवी वर्मा जी की जो थी वो उंगली को पकड़ा था। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है आपको। बीए सेकेंड ईयर वालों विद्यार्थियों को बोल रहा हूँ क्योंकि इनका क्वेश्चंस आ सकता है। ठीक है, अब ये जो मैं 2026 का लेटेस्ट पेपर बता रहा हूँ जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी का दिया हुआ पेपर है, बहुत ही हेल्प और बहुत ही मदद करेगा उन लोगों के लिए जिनका 8 मई को भाषा और संस्कृति विक्रम यूनिवर्सिटी के द्वारा जैसे होने वाला है। जैसे हमारा पीजी कॉलेज गवर्नमेंट मंदसौर जो कॉलेज है उसमें हमारा 8 मई को होगा, तो कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर हमको देखने के मिल गए तो कहीं से हमारा 10 से 15 नंबर सिर्फ इसको रीड करने के ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही बेहतरीन बताया, नाखून क्यों बढ़ते हैं? अगर गद्य साहित्य ललित निबंध है, ये जो हमारा ललित निबंध है ये बहुत ही बेहतरीन निबंध है, तो ये क्या है? अब इसमें प्रश्न पूछ रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, साहित्य कौन सी विद्या है? तो ये एक ललित निबंध है, इसमें सिर्फ निबंध दे रखा है, तो हम अगर ऑप्शन में ललित निबंध है ललित निबंध पे लगाना है और अगर निबंध है तो निबंध पे लगाना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा, बहुत ही धन्यवाद करना चाहूँगा विक्रम यूनिवर्सिटी का कि कितने अच्छे से प्रश्न पूछ रही है। ठीक है, लेखक के अनुसार मनुष्य में नाखून किसके जीवन प्रतीक है? तो बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेखक के अनुसार मनुष्य सभ्यता, देखो नाखून जो होते हैं वो राक्षसों के प्रतीक एक तरह से माने जाते हैं। लेखक के अनुसार भी उसने यही जो आप पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते एक ललित निबंध है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें लेखक ने संयोजित किया है। तो आपको इसमें देखना है मनुष्यता के अंदर नाखून प्रतीक नहीं होते, सौंदर्य के भी प्रतीक नहीं होते, सभ्यता के। अब बहुत सारे क्या सौंदर्य के प्रतीक लगा देते हैं, बहुत सारे मनुष्यता के, तो इसमें आएगा आपका आंसर पाश्वी प्रवृत्ति के नाखून देते हैं। नाखून बढ़ना अच्छी बात नहीं है, नाखून को समय रहते ही काट लिया करो। नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? क्या क्रोध को माना है, घृणा को माना है, भय को माना है? तो अगर आपने ये कहानी अच्छी से पढ़ी होगी तो इसमें लेखक ने प्रेम को माना है। ठीक है, ये प्रेम आ जाएगा इसमें, आप चाहे तो गूगल करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरे प्रश्नों पे यकीन ना हो तो आप अपने आप में गूगल या जिमिनाई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देख ली कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें मैंने आंसर लगाया है प्रेम। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं है तो आप भी वेरीफाई करके इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न आते हैं हमारा विश्वास, नाखून क्यों बढ़ते किसका निबंध रचना है? अब देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा है, नाखून क्यों बढ़ते किसका? तो ये है हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनका ही है ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, चलिए हम जल्दी से इसको निपटाएंगे क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो फिर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सभी को पता होना चाहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। ठीक है, अब अगला आते हैं हम किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते? तो ये हमारे कवि कालिदास की, अगर कविता कालिदास की अगर आपने कुमार संभव में पढ़ी होगी तो उसमें कहा है उन्होंने कि सभी अच्छे नहीं होते और सभी
ख़राब नहीं होते, ठीक है। तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको नॉलेज नहीं होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किन विधाओं में अपना लेखन किया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे उन्होंने उपन्यास भी लिखे थे, आलोचना भी लिखी थी और निबंध लिखे थे। तो सभी प्रकार में अपना यहाँ पर सभी प्रकार आ जाएगा, ये जिसने भी लगाया गलत लगाया है, ठीक है। लोक कला कितने रूप होते हैं? तो लोग एक स्टूडेंट था, उसने बोला कि सर आप बताइए कि भैया आप बताइए कि आप किस तरीके से आप इसको करते हैं। तो अब अगला 24वां प्रश्न है, लोक कला को कितने रूप में व्यक्त किया गया? तो लोक कला को 2 प्रकार के रूप में व्यक्त किया गया है, क्योंकि डायरेक्ट आंसर बताऊंगा मैं और आंसर पे ही अपन चलेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन 25वें क्वेश्चन पे। क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश की लोक कला को कितने भागों में बांटा गया? तो क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश की अगर देखा जाए तो 4 भागों में बांटा गया है। मुख्य 4 हैं, बाकी और भाग तो और है, लेकिन मुख्य 4 ही माने गए हैं, ठीक है, क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है। देखिए कौन कौन सा, एक तो निमाड़ है, बंदेल, एक निमाड़ है, मालवा है, बघेलखंड है और बुंदेलखंड है, ठीक है। ये क्षेत्रीय आधार पर, ठीक है। किस नृत्य का अर्थ मटकते हुए नाचना है? तो मटकी का अर्थ जो है मटकते हुए नाचना है, ठीक है। मटकते हुए नाचना मतलब मालवा का एक लोक नृत्य है जिसमें मटकी नोक नृत्य है जिसमें मटकते हुए लोग नाचते हैं, ठीक है। कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, भांगड़ा तो पंजाब का हो जाता है, डिस्को तो एक इंग्लिश में हो जाता है, गरबा तो एक गुजरात का हो जाता है, तो मटकी जो मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है उसको कर सकते हैं, ठीक है। लोक शिल्प के प्रकार हैं, मिट्टी शिल्प, पत्ता शिल्प, कंगी शिल्प या सभी? तो लोक शिल्प के प्रकार है सभी, ठीक है। तो लोक शिल्प के सभी प्रकार है, ठीक है। अब देखो जनजातियाँ कौन सी जनजाति के लोग आते हैं? जनजातियों में कौन सी जनजाति के लोग आते हैं? तो जनजातियों में कौन सी जनजाति के लोग आते हैं? तो जनजातियों में सभी जनजातियों के लोग आते हैं, भील भी आते हैं, गोंड भी आते हैं, बेगा भी आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। कितना ईजी प्रश्न पूछा है, देखिए बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो ये है आपका 28वां प्रश्न, ठीक है। अब आ जाते हैं, कंघी बनाने का श्रेय किस जनजाति को जाता है? बच्चे बहुत सारे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। कंघी बनाने का श्रेय, जो अगर आपने भाषा और संस्कृति की किताब को पढ़ा होगा तो उसमें साफ लिख रखा है कि कंघी बनाने का श्रेय बंजारा जनजाति को जाता है, ठीक है। विवाह तथा दीपावली के शुभ अवसर पर गाए जाने वाले गीत कौन से? बिरहा नृत्य, राई या घूमर? तो ये राई जो नृत्य ये गलत है, अगर आप वेरीफाई करके देख लेना। अगर इसका है बिरहा नृत्य, जो कि विवाह और दीपावली के शुभ अवसर पर बघेलखंड के क्षेत्र में गाए जाते हैं। इसमें ये नृत्य करते हुए ये गीत गाए जाते हैं, ठीक है। शिशु के अवसर पर कौन सा चित्र बनाया जाता है? शिशु के अवसर पर पगलिया या मांडला? पगलिया को ही मांडलिया कहते हैं, कहीं कहीं मांडलिया कहते हैं, कहीं कहीं पगलिया कहते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें ही यही आंसर है इसका, ठीक है। अब आते हैं अपन निम्न में से कौन सा कृषि लोक नृत्य है? ठीक है, सुआ, बुआ, गरबा या मटकी। ये बुआ नहीं होता, सुआ जो है ये कृषि लोक नृत्य है, जहाँ पर लोग कृषि की फसल की कटाई के समय ये नृत्य करते हैं, सुआ, ठीक है। तो सुआ आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गणगौर के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में गणगौर के समय एक नृत्य होता है, वह रजवाड़ी स्टाइल में किया जाता है। अब देखिए, पंजाबी तो पंजाब वाले करते हैं, बंगाल तो बंगाली वाले करते हैं, मराठी तो महाराष्ट्र के लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है और आंसर आपका सही हो जाएगा। बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य अगर आपने देखा होगा तो मांडलिया है। मांडलिया बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। ये मांडलिया आपका बघेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। एक बार और वेरीफाई कर लेना, लेकिन जहाँ तक मेरे को लग रहा है 100% मांडलिया ही बघेलखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। दादर भी है, लेकिन मेन अगर पॉइंट रखे जाएंगे तो अपना इस पर ही रखा जाएगा कि भैया मांडलिया जो है वो। मामूलिया चित्रकला किस क्षेत्र की है? तो मामूलिया चित्रकला एक बेहतरीन चित्रकला है जो कि बुंदेलखंड में काफ़ी फेमस है। अगर आपने कभी MP GK पढ़ा होगा या MPPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं, अगर हम जिरोती कला का संबंध किस स्थान से है? जिरोती कला का संबंध बुंदेलखंड से, जिरोती कला का संबंध जो है आपका निमाड़ से है, ठीक है, निमाड़ से। ये निमाड़ का जो एक है जिरोती कला, एक बहुत ही फेमस कला है वहाँ की, ठीक है। अब लोक साहित्य के विभिन्न रूप हैं, लोक कथा, लोकगीत या लोक गाथा। तो ये सभी जो है वो हैं, ठीक है। विभिन्न ऋतु में गाए जाने वाले गीत क्या है? विभिन्न ऋतुओं में ऋतु गीत ही गाए जाते हैं, श्रम गीत तो गाए नहीं जाते, संस्कार गीत तो बच्चों के या फिर किसी का मुंडन हो तब गाए, धार्मिक गीत तो धार्मिक प्रसंगों पर गाए जाते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ यूज करना है कि ऋतु संबंधित गाए जाने वाले गीत ऋतु गाया जाता है, ठीक है। लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो लोक साहित्य को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लोक साहित्य को हम 6 भागों में बांट सकते हैं। जल्दी करवाऊंगा मैं आपको, क्योंकि अब अगला प्रश्न आ जाए, क्षेत्र के आधार पर लोक साहित्य कितनी श्रेणियाँ होती है? तो क्षेत्र के आधार पर लोक साहित्य की जो 4 श्रेणियाँ होती है, ठीक है। लोक साहित्य की 4 श्रेणियाँ होती है, ठीक है।
नौटंकी का प्रमुख वाद्य यंत्र क्या है? नौटंकी का जो अगर प्रमुख मेन जो ले ढोलक और तबला तो है ही सही, लेकिन अगर मेन अगर उसका देखें तो नक्कारा जो है, नक्कारा एक यंत्र होता है जो नौटंकी का प्रमुख यंत्र होता है। याद अगर आपने थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसमें जो है अकबर जो एक नक्कारा नाम का यंत्र बजाया करता था। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना है और ये लगाना है। सुवाटा किस प्रकार का लोकगीत है? सुवाटा श्रम गीत है, संस्कार गीत है, ऋतु गीत है, धार्मिक गीत है। तो सुवाटा अगर देखा जाए तो एक प्रकार का ऋतु गीत है। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्योंकि सुवाटा जो है वो कृषि के समय किसानों के द्वारा गाया जाता है। कलेजा खाड़ो निमाड़ी मुहावरे का अर्थ है, तो कलेजा खाने का मतलब है कष्ट देना, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है और उसको एक मुहावरे में कहते हैं कलेजा खाड़ो। ठीक है, जो निमाड़ में काफ़ी फेमस है। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा है। अब मुहावरे की विशेषता क्या है? तो मुहावरे की विशेषता सभी है, वह सरलता भी है, सुंदरता भी है, संक्षिप्तता भी है। तो ठीक है, तो ये अपना उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं एक पन दो काज का अर्थ क्या? अनेक कार्य करना, नहीं ये नहीं हो सकता। एक साथ दो राह, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं ऑप्शन 2 और देख लेते हैं। एक कार्य करना या एक साथ दो लाभ, तो एक साथ दो लाभ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आपको एक साथ दो लाभ लगाना है और ये आपका सही हो जाएगा। नाक रगड़ने का अर्थ है कान दर्द करना, इज्जत देना, गुस्सा करना, खुशामद करना। नाक रगड़ने का है तो मतलब किसी सामने वाले की हम अपन खुशामद कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदों का शब्द उसको मिलकर नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, तो ये भी बहुत बेहतरीन प्रश्न पूछा है, तो ये समास होते हैं। ठीक है, अच्छा समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो समास अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ही बेहतरीन, इससे समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तकरण। ठीक है, कौन सा दीर्घ समास है? नवग्रह में जो है जो दीर्घ समास के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इसमें संख्यावाचक है। ठीक है, पद प्रधान है। नवग्रह, त्रिभुवन, चौराहा। ठीक है, तो इस टाइप का जो होता है वो सही है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से ये अपना आज का सेशन कंप्लीट होता है और आशा करूँगा कि आपको अच्छी तरह से पसंद आया हो और आप इस सेशंस को देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए। धन्यवाद।